नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के प्रथम अध्याय को हम शुरू कर चुके हैं। प्रथम अध्याय का नाम है समाज में सामाजिक संरचना, स्थिरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। और पिछले भाग में यानी प्रथम भाग में हमने इस अध्याय का परिचय प्रारंभ किया था और हमने इस अध्याय की जो मुख्य सामाजिक प्रक्रियाओं की चर्चा है उसे प्रारंभ किया था। आज हम इस अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस दूसरे भाग में हम जानेंगे समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के तरीके। तो समाजशास्त्र में किस किस प्रकार से सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने का, समझाने का प्रयास किया जाता है, आइए जानते हैं। अपनी प्रारंभिक पुस्तक में आपने सामान्य ज्ञान की सीमाओं को समझा है। तो बिल्कुल हमने हमारी जो प्रथम पुस्तक थी समाजशास्त्र परिचय, उसमें प्रथम अध्याय में ही सामान्य ज्ञान की सीमाओं के बारे में बात की थी। समस्या यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से गलत ही हो, परंतु यह इसका परीक्षण नहीं हुआ है तथा इसे हल्के रूप में लिया जाता है। तो सामान्य ज्ञान के साथ जो समस्या है वह यह नहीं है कि वह सदैव गलत ही हो, परंतु जो समस्या है सामान्य ज्ञान के साथ वह यह होती है कि इसका परीक्षण नहीं किया गया होता है और इसके अलावा इस प्रकार के ज्ञान को सामान्यतः हल्के में लिया जाता है। किसी ठोस हम कहें कि ठोस रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मुद्दे पर सवाल किए जाते हैं और किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है। तो बिल्कुल सामान्य ज्ञान के विपरीत यदि हम बात करते हैं समाजशास्त्र में उपयोग होने वाले सामाजिक परिप्रेक्ष्य की, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हर मुद्दे पर कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं और किसी भी मुद्दे को, किसी भी बात को सिर्फ ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लिया जाता। अतः यह केवल ऐसी व्याख्या से संतुष्ट होकर शांत नहीं होगा जिससे पता चलता है कि मनुष्यों में प्रतियोगिता अथवा सहायता या संघर्ष जैसा भी मामला हो, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है। अतः सामाजिक प्रक्रियाओं की यदि इस प्रकार की व्याख्या दी जाए कि मनुष्यों में सामान्यतः प्रतियोगिता या सहायता या फिर संघर्ष जैसे मामले पाए जाते हैं क्योंकि ये मनुष्य के स्वभाव से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार का विचार सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार स्वीकार्य नहीं है और इस प्रकार की व्याख्या से सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। वह कुछ और प्रश्न करता है और इस सारी प्रक्रियाओं को गहराई से जानने की कोशिश करता है। इस प्रकार की मान्यता के पीछे यह व्याख्या है कि आंतरिक तथा सार्वभौमिक रूप से यह मनुष्य की प्रकृति है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं का लेखा जोखा रखा जाए। तो ये जो अभी हमने मान्यता देखी कि मनुष्य की स्वभाव ही ऐसा है कि वह सहयोग भी करता है या संघर्ष भी उसके स्वभाव का हिस्सा है, तो इस मान्यता के पीछे की जो व्याख्या है वो ये है कि आंतरिक और सार्वभौमिक रूप से यही मनुष्य की प्रकृति है और इस प्रकार की प्रक्रियाओं का इसी कारण लेखा जोखा रखा जाना चाहिए क्योंकि यह मनुष्य की आंतरिक व सार्वभौमिक प्रकृति से जुड़ी होती हैं। समाजशास्त्र सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। वहीं हम बात करें समाजशास्त्र में उपयोग लिए जाने वाले समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की या सामाजिक परिप्रेक्ष्य की, तो वहाँ पर सहयोग या फिर प्रतिस्पर्धा या फिर संघर्ष जैसी जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की जो वास्तविक संरचना है उसके अंतर्गत करने का प्रयास किया जाता है। हमने पिछले पुस्तक में चर्चा की थी कि समाज में किस प्रकार विभेद तथा बहुलता की समझ व्याप्त है। तो बिल्कुल ये चर्चा हमने हमारी पिछली पुस्तक के दौरान की थी कि किसी भी समाज में विभेद और बहुलता कितनी ज़्यादा मात्रा में व्याप्त है। विभिन्न संस्थाओं की समझ, चाहे वह परिवार हो, अर्थव्यवस्था अथवा सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण हो। साथ ही हमने हमारी पिछली पुस्तक में इन विभिन्न संस्थाओं की भी समझ ग्रहण की थी। हमने परिवार की, अर्थव्यवस्था की, सामाजिक स्तरीकरण की और सामाजिक नियंत्रीकरण की चर्चा की थी और ये भी जाना था कि इनके
इनके बारे में विभिन्न प्रकार के विचार समाजशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। हमने देखा कि किस प्रकार प्रकार्यवादी तथा संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के अनुसार संस्थाओं की समझ में भिन्नता है। तो हमने इन दोनों परिप्रेक्ष्यों की विशेष चर्चा की थी, प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य तथा संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, और इन दोनों परिप्रेक्ष्यों के अनुसार जो संस्थाओं की समझ है उसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। यानी सामाजिक स्तरीकरण हो या सामाजिक नियंत्रण हो या परिवार की अवधारणा हो या अर्थव्यवस्था की अवधारणा हो, जिस प्रकार से प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जाती है, संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य में उससे बिल्कुल अलग प्रकार की व्याख्या की जाती है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों संदर्भ इन प्रक्रियाओं को थोड़ा हटकर समझना चाहते हैं। तो बिल्कुल इस बारे में कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जो दो संदर्भ हैं, प्रकार्यवादी संदर्भ और संघर्षवादी संदर्भ, इन दोनों संदर्भों में इन सभी सामाजिक प्रक्रियाओं को थोड़ा अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया जाता है। परंतु दोनों कार्ल मार्क्स सामान्यतः संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए तथा एमिल दुर्कहाइम सामान्यतः प्रकार्यवादी संदर्भ में पहचाने जाते हैं। तो इन दोनों के नाम आपको पहले भी बताए जा चुके हैं आपकी प्रथम पुस्तक में कि कार्ल मार्क्स संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य को रखते हैं, जबकि एमिल दुर्कहाइम जो हैं वो प्रकार्यवादी जो संदर्भ हैं, प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य है, उसको प्रस्तुत करते हैं। यह मानकर चलते हैं कि मनुष्यों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है तथा अपने और अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन करना पड़ता है। तो दोनों ही परिप्रेक्ष्यों में, यानी कार्ल मार्क्स द्वारा भी और एमिल दुर्कहाइम द्वारा भी, इस विचार को अब तक स्वीकार किया गया था कि मनुष्यों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में सहयोग करना पड़ता है और इसके अलावा अपने और अपनी दुनिया के उत्पादन और पुनः उत्पादन का जो कार्य है वह भी करना पड़ता है। संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में इस बात पर बल दिया गया कि किस प्रकार सहयोग के प्रकारों ने एक ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तित कर दिया। तो जो संघर्ष का परिप्रेक्ष्य है, यानी कार्ल मार्क्स का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किस प्रकार से सहयोग के विभिन्न प्रकारों ने ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाजों में परिवर्तित किया, कि जैसे जैसे सहयोग के प्रकारों में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे ऐतिहासिक समाजों की जो प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन हुआ। उदाहरणतः यह देखा जा सकता है कि सामान्यतः सरल समाजों में जहां अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था, वहां व्यक्तियों तथा समूहों में आपसी सहयोग था और वे वर्ग, जाति अथवा प्रजाति में नहीं बटे थे। तो जो संघर्षवादी विचारधारा है वे यह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो सरल समाज हुआ करते थे, जहाँ पर कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था, यानी जितने की आवश्यकता है सिर्फ उतना ही उत्पादन होता था, वहाँ पर व्यक्तियों और समूहों में आपसी सहयोग काफ़ी अधिक था और साथ ही उन समाजों में वर्ग, जाति या प्रजाति जैसा बंटवारा नहीं हुआ करता था। परंतु जिस समाज में अतिरिक्त उत्पादन होता था, चाहे वे जमींदार हो अथवा पूंजीपति, प्रभावशाली वर्ग का अतिरिक्त उत्पादन पर अधिकार होता था तथा सहयोग भी संभावित संघर्ष तथा प्रतियोगिता से जुड़ा होता था। लेकिन जब संघर्षवादी विचार में बात की जाती है ऐसे समाजों की जिनमें कि अतिरिक्त उत्पादन होता था, यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाता था, भले ही वह जमींदार समाज की बात हो या पूंजीपति प्रभावशाली वर्ग जो हैं उनके पास अतिरिक्त उत्पादन रहा करता था या उन प्रभावशाली वर्गों का ही उस अतिरिक्त उत्पादन पर अधिकार हुआ करता था। और जो सहयोग था वह सहयोग भी संभावित संघर्ष और प्रतियोगिता से ही जुड़ा होता था, यानी जो अलग अलग समूह आपस में सहयोग प्रदर्शित करते थे उसके पीछे भी कहीं ना कहीं संघर्ष और प्रतियोगिता का भाव ही रहता था। संघर्ष का दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि समूहों तथा व्यक्तियों का स्थान उत्पादन प्रणाली के संबंधों में भिन्न तथा असमान होता है। तो यह जो
संघर्षवादी दृष्टिकोण है, यह इसी बात पर बल देता है कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों का जो स्थान है वह उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में अलग अलग होता है और असमान होता है। तो उत्पादन प्रणाली पर कुछ लोगों का अधिक अधिकार होता है, जबकि कुछ लोगों का तुलनात्मक रूप से जो उत्पादन प्रणाली के उत्पाद हैं उन पर काफ़ी कम अधिकार होता है। अतः कारखाने के मालिक तथा मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग करते हैं, परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधों को परिभाषित करते हैं। अतः इसी बात का उदाहरण संघर्षवादी विचारधारा में रखा जाता है कि किसी भी कारखाने के मालिक और मजदूर जो हैं ये प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनके जो आपसी संबंध है ये उनके हितों को जब हम देखते हैं, यानी जो मालिक का हित है और जो मजदूर का हित है वो दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं और इस कारण उनके हितों में संघर्ष प्रदर्शित होता है। हमारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य संबंधी समझ यह बताती है कि जहाँ समाज जाति, वर्ग अथवा पितृसत्ता के आधार पर बटा होता है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित हैं तथा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक स्थिति बरतते हैं। तो जो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य की हमारी समझ है वह इस बात को स्पष्ट करती है कि जहाँ भी समाज जाति में, वर्ग में या पितृसत्ता के आधार पर बटा होता है वहाँ पर कुछ समूह सदैव सुविधा वंचित रह जाते हैं और एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक जो स्थिति है या भेदभावपूर्ण जो विचारधारा है वो रखते हैं। इससे भी आगे प्रभावशाली समूहों में यह स्थिति सांस्कृतिक मानदंडों, ज़्यादातर ज़बरदस्ती अथवा हिंसा द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। और संघर्षवादी विचारधारा में कहा जाता है कि इससे भी आगे अगर हम समझें तो प्रभावशाली समूहों में ये जो प्रभुत्व वाली स्थिति है यह सांस्कृतिक मानदंडों या फिर अक्सर ज़बरदस्ती या हिंसा द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। वे अन्य जो समूह हैं उनके ऊपर अपना अधिकार किसी न किसी प्रकार से सदैव जमाए रखना चाहते हैं, परंतु इन सबके प्रकारों को समाज की संपूर्णता के रूप में समझाता है, न कि उस संदर्भ में जहां प्रभावशाली समूहों द्वारा समाज को नियंत्रित किया जाता है। परंतु यदि हम दूसरे जो परिप्रेक्ष्य हैं उसकी बात करें, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, तो उसमें प्रकारों को समाज की संपूर्णता के रूप में समझाया जाता है, ना कि ऐसे संदर्भ में जहाँ पर कि प्रभावशाली समूहों द्वारा जो अन्य समूह हैं या जो अन्य समाज के हिस्से हैं उनको पूरी तरीके से नियंत्रित किया जाता है। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता से है, जिन्हें कुछ प्रकारात्मक अनिवार्यताएं, प्रकारात्मक अपेक्षा तथा पूर्वापेक्षाएं कहा जाता है। तो जो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है उसका पूरा सरोकार है मुख्य रूप से व्यवस्था की आवश्यकता से, और ये जो व्यवस्था की आवश्यकता है इसे कुछ विशेष प्रकारात्मक अनिवार्यताओं या फिर प्रकारात्मक अपेक्षाओं और पूर्वापेक्षाओं के रूप में समझा जाता है। ये विस्तृत रूप में उन शर्तों को पूरा करती हैं जो व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, और ये जो प्रकारात्मक अनिवार्यताएं हैं, पूर्वापेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये उन सभी शर्तों को पूरा करती हैं जो कि किसी भी व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। इसलिए इन्हें अस्तित्व में बनाए रखा जाता है तथा इनको नष्ट होने से बचाया जाता है, और इसी कारण से ऐसी व्यवस्था को सदैव बनाए रखने के लिए ही इन प्रकारात्मक अनिवार्यताओं को सदैव बनाए रखा जाता है, इन्हें नष्ट होने से बचाया जाता है। जैसे नए सदस्यों का समाजीकरण, और इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं किसी भी समाज में नए सदस्यों का समाजीकरण। दूसरा है संचार की साझा प्रक्रिया, तो किसी भी समाज में संचार की साझा प्रक्रिया भी उस समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार व्यक्ति की भूमिका निर्धारण के तरीके, किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निर्धारण के कुछ निश्चित तरीके होते हैं और व्यवस्था सदैव बनी रहे
इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि व्यक्ति के भूमिका निर्धारण के तरीके निश्चित हों। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य इस तथ्य पर आधारित है कि समाज के विभिन्न भागों का एक प्रकार्य अथवा भूमिका होती है जो संपूर्ण समाज की प्रकार्यात्मकता के लिए ज़रूरी होती है। तो अब तक जो हमने चर्चा की है और जो हमने पिछली पुस्तक में प्रकार्यवादी विचारधारा की चर्चा की थी, उससे आप यह स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि किस प्रकार से जो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य है वह इस तथ्य को सामने रखता है कि समाज के जो अलग अलग भाग हैं उन सब का अपना एक प्रकार्य या अपनी एक भूमिका होती है, और वास्तव में ये प्रत्येक हिस्से की जो भूमिका है यह संपूर्ण समाज की प्रकार्यात्मकता के लिए आवश्यक होती है। इस संदर्भ में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष को प्रत्येक समाज की सार्वभौमिक विशेषता के रूप में देखा जा सकता है, जो समाज में रहने तथा इच्छा पूर्ति करने वाले विभिन्न व्यक्तियों की अनिवार्य अंतःक्रियाओं का परिणाम है। तो ये जो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य है इसके संदर्भ में सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष जैसी जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं इन्हें समाज की सार्वभौमिक विशेषता के रूप में जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। और वास्तव में ये सार्वभौमिक विशेषताएं जो हैं ये समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी इच्छा पूर्ति करने वाले जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनकी अनिवार्य अंतःक्रियाओं का परिणाम है। यानी समाज के विभिन्न लोग अपनी अपनी इच्छा पूर्ति समाज में रहते हुए करना चाहते हैं, और इसके फलस्वरूप उनकी जो अंतःक्रियाएं होती हैं उन्हीं का परिणाम होता है सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष जैसी सामाजिक प्रक्रियाएं। चूँकि इस परिप्रेक्ष्य का मुख्य बिंदु व्यवस्था को बनाए रखना है, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को इस दृष्टि से भी समझा जाता है कि अधिकतर स्थितियों में ये बिना ज़्यादा हानि एवं कष्ट के सुलझ जाते हैं तथा साथ ही ये समाज की भी विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। चूँकि जो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य है इसका मुख्य बिंदु व्यवस्था को बनाए रखना होता है। इसी संदर्भ में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें एक विशेष दृष्टि से समझा जाता है। ये माना जाता है कि अधिकतर स्थितियों में ये प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की जो प्रक्रियाएं हैं ये बिना ज़्यादा हानि और कष्ट के ही सुलझ जाती हैं, और इस प्रकार से समाज की यह कई प्रकार से मदद भी करती हैं या समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि किस प्रकार मानदंडों तथा समाजीकरण के प्रतिरूप अधिकतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक विशेष सामाजिक प्रणाली सतत बनी रहे, चाहे वह एक विशेष समूह के हितों की विरोधी ही क्यों न हो। तो विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययन जो हुए उनके द्वारा यह भी प्रदर्शित हुआ है कि किसी भी समाज में जो मानदंड है और समाजीकरण है इनके प्रतिरूप वास्तव में यह ध्यान रखते हैं या ये अपेक्षा रखते हैं कि एक जो सामाजिक प्रणाली है उस समाज विशेष की वह सदैव बनी रहे, वह सतत चलती ही रहे, भले ही ये जो सामाजिक प्रणाली है ये एक विशेष समूह के हितों की विरोधी क्यों ना हो, परंतु इसका सतत रूप से चलते रहना आवश्यक माना जाता है। दूसरे शब्दों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। और इसी बात को यदि हम सरल शब्दों में समझें तो सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ये जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं इनके आपसी संबंध सदैव जटिल होते हैं और इन्हें आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी जहाँ सहयोग व्याप्त है वहाँ प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के व्याप्त होने की भी पूरी संभावना होती है। जहाँ प्रतियोगिता व्याप्त है वहाँ किसी न किसी प्रकार के सहयोग और संघर्ष के व्याप्त होने की भी संभावना होती है। अतः इनके जो आपसी संबंध हैं ये काफ़ी जटिल हैं और इस कारण इन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। यह समझने के लिए कि सहयोग और संघर्ष किस प्रकार अनुलग्नित है तथा बाध्य एवं स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है, आइए अपने जन्म या नैतिल के परिवार में संपत्ति पर स्त्री का अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दे पर नज़र डालें। वास्तव में अगर हम यह समझना चाहें कि सहयोग और संघर्ष एक दूसरे से किस प्रकार
किस प्रकार एक दूसरे से अनुलग्नित है, यानी कि जुड़े हुए हैं, और बाध्य और स्वैच्छिक संयोग में क्या अंतर होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक विवादास्पद मुद्दे पर नज़र डालते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और वो विवादास्पद मुद्दा जो है वो है अपने जन्म के या नटल परिवार में संपत्ति पर स्त्री का अधिकार। समाज के विभिन्न हिस्सों में यह जानने के लिए कि जन्म की संपत्ति के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है, एक अध्ययन किया गया। तो समाज के अलग अलग हिस्सों में यह जानने के लिए एक अध्ययन किया गया कि स्त्रियों का जन्म की संपत्ति के संबंध में क्या दृष्टिकोण है। स्त्रियों की एक अच्छी खासी संख्या ने 41.7% संपत्ति के अपने अधिकार पर बोलते हुए अपनी बेटी के प्रेम तथा बेटी के लिए अपने प्रेम के विषय को उठाया। तो इस प्रकार के अध्ययन में जो परिणाम प्राप्त हुए वो इस प्रकार थे कि स्त्रियों की एक बड़ी संख्या ने, लगभग 41.7% ने संपत्ति का जो अपना अधिकार है उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए और बोलते हुए अपनी बेटी के प्रति अपने प्रेम को और बेटी के लिए अपना जो प्रेम है, या हम कहें अपने बेटी के प्रेम, यानी बेटी उनसे कितना प्रेम करती है और बेटी के लिए उनका कितना प्रेम है, इस विषय के बारे में उन्होंने बात की। परंतु इस विषय पर भावात्मक न होकर आशंका पर बल देते हुए कहा कि वे संपूर्ण अथवा अंशतः किसी भी प्रकार का अपनी जन्म की संपत्ति पर दावा नहीं करेंगी, क्योंकि वे डरती थी कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी या भाभियां उनसे घृणा करने लगेंगी और परिणाम स्वरूप अपने पिता के घर उनका आना जाना बंद हो जाएगा। परंतु इसी विषय पर जब भावात्मक न होकर आशंका पर बल देते हुए उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि वे संपूर्ण या फिर किसी भी प्रकार का अंशतः भी अपनी कोई संपत्ति का दावा नहीं करेगी। और इसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि वे डरती थी कि ऐसा करने पर भाइयों के साथ उनके जो संबंध हैं उनमें निश्चित ही एक कड़वाहट आ जाएगी, और इसके अलावा जो भाभियां हैं वे उनसे घृणा करने लगेंगी और इस प्रकार से अपने पिता के घर उनका आना जाना ही बंद हो जाएगा। यह दृष्टिकोण एक प्रभावशाली रूपक को दिखाता है, जहां एक और स्त्री संपत्ति से इनकार करती है तो दूसरी ओर एक स्त्री संपत्ति पर अपना हक जमाने वाली, कंजूस तथा चालाक समझी जाती है। तो बिल्कुल ये जो दृष्टिकोण है ये एक प्रभावशाली रूपक को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर स्त्री अपनी संपत्ति से यदि इनकार करती है तो उसे स्वीकारा जाता है, वहीं यदि वह अपना हक जमाती है या हक प्रदर्शित करती है उस संपत्ति पर तो उसे हक जमाने वाली, कंजूस तथा चालाक माना जाता है। संवेदनाओं में एक करीबी संपर्क होता है तथा प्रतिवर्ती रूप में अपने जन्म के परिवार का एक भाग बने रहने तथा उसकी उन्नति में सहायक होने और मुसीबत की घड़ी में काम आने की इच्छा बनी थी। तो वास्तव में मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं इनमें एक करीबी संपर्क होता है, और ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ती रूप में किसी भी स्त्री में अपना जो जन्म का परिवार है उसका हिस्सा बना रहने की इच्छा रहती है। कोई भी स्त्री अपने जन्म के परिवार से हमेशा के लिए बिल्कुल अलग नहीं हो जाना चाहती है, साथ के साथ ही उनकी उन्नति में भागीदार बनने की, सहायक बने रहना चाहती हैं और मुसीबत की घड़ी में काम आने की इच्छा भी रखती हैं, और इसी कारण वे स्पष्टतः मना कर देती हैं संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। एक बच्चों छोटा सा क्रियाकलाप है यहाँ पर, आप इस क्रियाकलाप को समझिए और फिर इसे अपने स्तर पर करिए। विचार कीजिए, क्या विस्तृत मानक बाध्यताओं के कारण महिलाएं अपने आप को संघर्ष अथवा प्रतिस्पर्धा से अलग रखती हैं अथवा सहयोग देती हैं? तो आपको इस बारे में विचार करना है कि क्या जो विस्तृत मानक बाध्यताएं हैं हमारे समाज की, उन बाध्यताओं के कारण महिलाएं अपने आप को अक्सर संघर्ष से या प्रतियोगिता से, प्रतिस्पर्धा से दूर रखती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देती हैं। क्या वे पुरुषों के उत्तराधिकार के मानदंड से सहयोग इसलिए करती हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगी तो भाइयों के प्रेम से वंचित हो जाएंगी? और क्या वे वास्तव में पुरुषों का जो उत्तराधिकार का मानदंड हमारे समाज में बना हुआ है उसमें इसलिए सहयोग करती हैं कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें भाइयों के प्रेम से वंचित होना
पड़ेगा। अगले पृष्ठ पर बॉक्स में दिया गया गीत एक विशेष प्रांत का है, परंतु आज भी पितृवंशीय परिवार में एक औरत के जन्म के परिवार के परित्याग के सामान्य भय की भावना को दिखाता है। तो आगे हम एक गीत देखने जा रहे हैं। इस गीत को आप देखोगे तो वो एक विशेष प्रांत का है, लेकिन ये जो गीत है ये पितृवंशीय परिवार की जो स्थिति है उसको प्रदर्शित करता है कि जो महिला है वो जन्म के परिवार का जब परित्याग करती है, जब एक घर से दूसरे घर जाती हैं या अपने मायके से ससुराल जाती हैं, तो उस समय की जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं। बाबुल मोरा नेहर छूटो ही जाए, पिता का घर मेरे लिए छूट गया है। तो ये बोल हैं कुछ कि बाबुल मेरा नेहर छूटा ही जाए, पिता का घर मेरे लिए बिल्कुल छूट ही गया है। जन्म के ग्रह के परित्याग का भय यहाँ पर दिखता है। इसी प्रकार एक हिंदी फिल्म का जो गीत है वो भी आपने अवश्य सुना होगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो बिल्कुल यहाँ इस हिंदी फिल्म के गीत में भी एक महिला की मनस्थिति को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ इस प्रकार से वहाँ कहा गया है कि अब यहाँ से इस परिवार से तुम दुआएं लेकर के जाओ, और हम सब ये दुआ करते हैं कि तुमको दूसरे परिवार में एक सुखी संसार मिले। यानी अब तुम वहाँ की होने जा रही हो तो तुम्हें यहाँ की याद भी नहीं आए, उस दूसरे घर में, उस ससुराल में तुम्हें इतना प्यार मिले। बासु 2001। क्रियाकलाप आपको समझने में मदद करेगा कि सहयोगात्मक व्यवहार को समाज के गहरे संघर्षों की उपज के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का क्रियाकलाप जब आप करेंगे, इस प्रकार से विचार करेंगे कि क्या वास्तव में जो विस्तृत मानदंड है हमारे समाज के, वहाँ जिस प्रकार की बाधाएं हैं, बाध्यताएं हैं, उनके कारण महिलाएं किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा संघर्ष से बचते हुए अधिक सहयोगात्मक व्यवहार करती हैं। तो ये क्रियाकलाप आपको सहयोगात्मक व्यवहार को जब हम समझते हैं तो उसके जो संघर्ष की उपज है उस रूप में आपको समझाने में मदद करेगा। यानी वास्तव में संघर्ष के कारण ही सहयोगात्मक व्यवहार उत्पन्न हो रहा है, परंतु जब इन संघर्षों की खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती अथवा इन्हें खुली चुनौती नहीं दी जाती तो यह छवि बनती है कि कहीं कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहयोग ही विद्यमान है। परंतु इस प्रकार के छुपे हुए संघर्षों की जब खुलकर कोई अभिव्यक्ति नहीं की जाती है, इन्हें किसी प्रकार की खुली चुनौती नहीं प्राप्त होती है, तो इस प्रकार की छवि बनती है कि कहीं कोई संघर्ष विद्यमान नहीं है और सिर्फ सहयोग ही विद्यमान है। उपरोक्त परिस्थितियों को समझाने के लिए प्रकार्यवादी व्यवस्थापन शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां महिला अपने पितृ परिवार में संपत्ति के अपने अधिकार पर किसी प्रकार का दावा करना पसंद नहीं करेगी। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है इसे समझाने के लिए ही प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में व्यवस्थापन शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जो महिला है वह अपने पितृ परिवार में संपत्ति के अधिकार पर अपना कोई दावा नहीं करना पसंद करती, क्योंकि इस प्रकार से जो परिवार है उसकी व्यवस्था अच्छे से बनी रह पाती है। संघर्षों के रहते हुए भी समझौता एवं सह अस्तित्व की कोशिश के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो संघर्ष होते हुए भी, संघर्ष विद्यमान होते हुए भी समझौते और सह अस्तित्व की कोशिश के रूप में इस पूरी विचारधारा को समझा जा सकता है। एक अन्य क्रियाकलाप बच्चों आपको यहाँ करना है। कुछ अन्य सामाजिक व्यवहारों के बारे में सोचिए जो सहयोगात्मक दिखाई देते हों परंतु समाज के गहरे संघर्षों को अपने अंदर छिपाए हों। तो आपको एक गहन चिंतन करना है, अपने आसपास निरीक्षण करना है और ये सोचने की कोशिश करनी है कि क्या कोई अन्य ऐसे सामाजिक व्यवहार हैं जो दिखने में तो सहयोगात्मक दिखाई देते हैं लेकिन समाज के गहरे संघर्ष उनके अंदर छुपे होते हैं। तो आप जब गहन चिंतन इस विषय पर डालेंगे तो अवश्य आपको कोई ऐसे सामाजिक व्यवहार मिल पाएंगे या आप जान पाएंगे ऐसे सामाजिक व्यवहारों को जो दिखने में ऊपर से सहयोगात्मक दिखाई देते हैं पर उनके अंदर गहरे में जब हम जानते हैं तो किसी ना किसी प्रकार के संघर्ष छुपे होते हैं। तो बच्चों आज का हमारा ये भाग यहीं समाप्त होता है। हम हमारे इस अध्याय 1 को आगे भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।